बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अदब तख्लीक करने से होता है। इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म की खुश नसीबी, हमारी खुशबख्ती कि दुनिया उर्दू की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी बुलंद कामत शख्सियत आज हमारी बज़्म शायरी का हिस्सा हैं कि एक अहद, एक नस्ल ने उनके कलाम से इस्तिफ़ादा किया है, उनकी इल्मियत से इस्तिफ़ादा किया है। वो एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। बेशुमार कुतुब, उनकी शेरी मजमूए, नावल पर बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया। और ये मैं एक बात की और वजाहत और आपकी समात तक मुंतकिल करने की जिसारत करूँगा और ज़रूरी जानता हूँ कि नावल के ताल्लुक़ से जहाँ हम इस 3 करोड़ की आबादी के शहर में देखते हैं, कमोबेश ऐसे ही लगता है कि सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोग नहीं लिख रहे, लेकिन ना लिखने के बराबर नावल निगार जो हैं वो मौजूद हैं। और एक बला के नावल निगार, नस्र के ताल्लुक़ से बेशुमार काम। और हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर जनाब अशरफ शाद, ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मजदी शाद साहब। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारी दरख्वास्त पर बज़्म शायरी का हिस्सा बने। मैं अपनी तमाम टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO जनाब आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। नहीं, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको जैसे इल्म होगा कि एक यानी अचानक मुझे आना पड़ा। एक ख़ानदान में एक हमारी एक इंतकाल हुआ किसी का, उस वजह से। तो और आज ही मैं वापस जा रहा हूँ, तो वक्त बिल्कुल वो था। लेकिन ये कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है और आपसे हमेशा जब भी आता हूँ तो एक तफसीली गुफ्तगू ज़रूर होती है आपसे। और बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मुख्तसर नोटिस पर भी आपने वक्त निकाला। और नहीं, बहुत मोहब्बत आपकी और हमारे लिए बहुत एहसास की बात है और हमारे लिए बाइस शरफ़ है कि आपके साथ हम बैठे हुए हैं और आपसे गुफ्तगू बहुत शुक्रिया शरफ़ हासिल कर रहे हैं। अच्छा शाद भाई, वो चूँकि अभी आपने बताया कि यहाँ आने का सिलसिला हुआ, तो ग़ालिबन बहुत ही बला के बहुत अच्छे सहाफ़ी थे जिनका इरशाद राव साहब जी। तो आपका उनसे क्या ताल्लुक़? देखिए, बड़ा इरशाद राव अपने ज़माने के एक बड़ा नाम थे सहाफ़त के, ख़ास तौर पर सहाफ़त के हवाले से और जिद्दोजहद के हवाले से। आज की नस्ल जो है ना, वो भूल गई है हमारे पुराने लोगों को। बिल्कुल। और मैं ख़ास तौर पर सहाफ़त के हवाले से ये बात, जिन्होंने सहाफ़त को एतबार बख्शा था और ऐसे बहुत यकीन आपने बहुत अच्छा रखा कि वाकई यानी ऐसे लोग थे। और जो जानते हैं लोग, वो आज भी यानी जब उनके इंतकाल पर, वो पिछले कोई 14 साल से तकरीबन बिल्कुल गोशा नशीन थे। वो नस्ट यूनिवर्सिटी जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस वक्त तो पाकिस्तान की, इस्लामाबाद में, उसके वो डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिकेशंस थे। और तो बहुत ही बिल्कुल गोशा नशीनी की ज़िंदगी उनकी थी, लेकिन बहुत ही उन्होंने एक हंगामा खेज़ ज़िंदगी एक गुजारी है। उनके बारे में तो अब बहुत कुछ और बहुत तफसील से बातें की जा सकती हैं। इरशाद राव बस मुख्तसरन ये कि एक तो उनका सबसे बड़ा कारनामा था, उन्होंने जो अल-फतह रिसाला हफ्त रोज़ा अल-फतह निकाला था 1970 में, जो कि आज भी इसकी एक लीजेंडरी हैसियत है उस साले की मुस्तनद रिसाला। हाँ, उस वक्त क्योंकि वो बहुत एक अजीब दौर था जब अयूब खान के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल यहाँ पर एक आज़ादी की चल रही थी, उस वक्त निकला था। तो ये पीपल्स पार्टी का, बाएं बाजू के लोगों का, इन सब का वाहिद एक तर्जुमान था ये रिसाला। और बहुत इसका रहा कई बार। फिर जब ये ज़ियाउल हक़ का दौर आया तो उसने बड़ी लड़ाई लड़ी, उसने हम सब ने लड़ी थी, हम भी उसमें शरीक रहे। लेकिन अल-फतह जो थी, अल-फतह जो है वो 9 बार बंद किया था हुकूमत ने। अच्छा। 9 बार। और हर बार वो किसी नए नाम से वो फिर निकाल लेते थे। हाँ, वो खुद कहते थे कि मुझे लोग जो है वो कस्साब सहाफ़त कहते हैं, क्योंकि वो जाकर इंटीरियर से कहीं ना कहीं कोई डिक्लेरेशन किराए पे ले आते थे। अच्छा। और वो फिर 3 महीने में बंद हो जाता था, वो फिर एक और ले आते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने जेल काटी, उनको गिरफ्तार किया गया, कोई तकरीबन 3 साल जेल में, 3 साल जेल में। वाह। जी।
तो उनके लिए बहुत अमेरिका और यूरोप से बहुत कैंपेन चली उनको उनकी रिहाई की। तो 3 साल बाद वो फिर रिहा हो गए। फिर जब ये बेनज़ीरी की गवर्नमेंट आई तो वो बहुत करीब थे ये पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब से बहुत उनकी दोस्ती थी। तो वो बेनज़ीर के तर्जुमान सबसे पहले वही थे जब 88 में उनकी हुकूमत आई है। तो फिर ये मुशीर इत्तलात बेनज़ीर की काबीना में जो है वो पहली काबीना 1988 में जो थी उसमें वो ये इंफॉर्मेशन एडवाइज़र थे। तो ये सब टीवी रेडियो सब उनके ही अंडर में था। और भी कई यानी उस पर रहे। तो बड़ा एक उनकी जो एक ज़िंदगी है उसके बारे में एक बहुत तफसील से कहा बताया जा सकता है। लेकिन वो बहुत एक उसूल परस्त आदमी थे, कभी इन्होंने समझौता किया नहीं कभी। यानी अगर हम मौजूदा, माफ़ कीजिएगा मैं मुखिल हुए, हम मौजूदा सहाफ़त को अगर देखते हैं तो हमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। जिस तरह से हमने वो एहफाजुर रहमान थे या जिनका आप अभी ज़िक्र खैर कर रहे हैं, तो मतलब ये वो लगता था कि वाकई ये एक सहाफ़त को एक इबादत के दर्जा समझते हुए उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन मौजूदा सियासत तो ये सहाफ़त आपकी समझ में आती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं अभी पिछली इस दफ़ा तो मैं 2-4 दिन के लिए आया। मैं पिछली बार जब आया था जी जी तो कराची प्रेस क्लब में, क्योंकि मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा है, मेरी पहचान आज भी मैंने 16 किताबें आ चुकी हैं मेरी, लेकिन आज भी मैं अपने आप को हल्का सहाफ़त में मैं रहता हूँ। मैं अदब वाले जो है वो उसमें दाखिला मेरा ज़रा इतना नहीं है किसी भी वजह से। लेकिन सहाफ़त आज भी मैं उसे बाइस फ़ख्र समझते हैं सहाफ़त। मैं अपनी शनाख्त में सहाफ़त को आज भी मैं सहाफ़ी की हैसियत से। तो वो एक आज का दौर देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। ये एक बहुत से अवामिल होते हैं, कोई एक दो बात नहीं है। हम सिर्फ ये कह कर के नहीं, आज तो बिल्कुल बेकार हो गया, कचरा हो गया सब कुछ। उस ज़माने में हर आदमी अपने ज़माने को अच्छा समझता है, बिल्कुल समझता है। आज़ाद सहाफ़त किसी भी दौर में नहीं रही। ख़राब सहाफ़ी हर दौर में रहे, बिकने वाले सहाफ़ी हर दौर में रहे, कोई भी दौर रहा हो, तो वो बढ़ता जाता है। लेकिन ये कि अब वो ज़माना जो था हमारा, उसमें जो ये बिकने वाले सहाफ़ी या जिसने आजकल वो मेरे ख्याल है उसकी टर्म इस्तेमाल की जाती है ना, लिफाफा सहाफ़ी, बिल्कुल। तो वो होते थे। लेकिन ये कि वो बेचारे शर्मिंदा से ज़रा छुपे छुपे रहते थे और इतना। लेकिन अब तो बहुत धड़ल्ले से और इतना उससे अब तो सीना तान के जो है लोग करते हैं। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी का भी जो एक फ़र्क है ना, ये अब वो प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उसमें जिसका भी ये जो हमारे हर आदमी एंकर बन गया है। बिल्कुल ऐसे। और यानी अच्छे कई मशहूर बड़े एंकर्स यहाँ जो हैं उनमें मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम है जिनकी के सहाफ़त की कोई तरबियत हुई हो, बैकग्राउंड जिनका वो बिल्कुल सहाफ़त से कोई ताल्लुक। लोग और पिछले लोगों को भूल गए। देखिए, मैं इरशाद राव तो खैर एक नाम था, लेकिन एक सबसे बड़ा नाम जो था हमारा मिन्हाज बरना का नाम था। मिन्हाज बरना साहब जो थे, उनका बहुत एहसान है सहाफ़त पर, जो उन्होंने जो इतनी बड़ी सहाफ़त को आज़ाद कराने की जो भी मुहिम चलाई उनकी। लेकिन किसी को नाम नहीं मालूम होगा आज, बिल्कुल ऐसे किसी सहाफ़त को। और वो नौजवान तो बिल्कुल ही नहीं जानते। नौजवान क्या, जो हमारे लोग हैं वो भी भूल गए, वो भी बात नहीं करते। यानी उनके ज़माने के जो लोग हैं बहुत से जो आज है मौजूद टीवी वगैरह में, तो वो ये एक बड़ी तवील। अच्छा, मैं एक चीज़, चूँकि ये वो मौजू है इरशाद भाई, मैंने यूँ आपको जहमत दी कि आपसे बेहतर इस पर कोई ख़यालात का इजहार कर नहीं सकता। आपने बहुत सदाकत से, जैसा कि सहाफ़त को बाइस फ़ख्र आप समझते हैं और बहुत अहम इस अहद के आप लिखारी होने के बाद भी सहाफ़त को तरजीहात में अपनी शनाख्त के लिए ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि मुझे एज ए सहाफ़ी वो दें। तो आपकी बात जो है वो मुस्तनद है। हम जैसे कि कराची आर्ट्स काउंसिल या दीगर सूबों में या शहरों के उसमें देखते हैं, या प्रेस क्लब को देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो हम ये देखते हैं कि वो जो लोग आपके दौर के, आपके हम असर जो सहाफ़त की जानिब आए थे, वो बाकायदा अपनी तमाम क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल करने के बाद गालिबन उन्होंने इस पेशे को कह लें उससे समझौता किया और इसका हिस्सा बने। लेकिन आज हम देखते हैं प्रेस क्लब में दाखिल होकर तो हमें बिल्कुल वो अंडर मैट्रिक और मैट्रिक पास और वो सहाफ़ी बेशतर दिखाई देते हैं। हाँ,
वो सही कह रहा है। एक तो ये कि देखिए, जो मैं जिस ज़माने में, वैसे प्रेस क्लब से तो मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा। जब तक मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने 1980 में मैं पाकिस्तान छोड़ के गया हूँ, 42 साल हो गए। उस वक्त प्रेस क्लब जो था, उसको हमारे एक बड़े सेक्ट इन्फॉर्मेशन थे, ब्रोही साहब, तो वो कहा करते थे इसको कि ये आइलैंड ऑफ ट्रूथ है, सच का जजीरा, यानी जहाँ पर के सच, क्योंकि वो जो भी हमारी जो तहरीकी चलती थी आज़ादी सहाफ़त की, इसकी वो प्रेस क्लब में ही से चलती थी। और प्रेस क्लब उस ज़माने में हमने कभी भी कोशिश नहीं की, कम अज़ कम इनफरादी तौर पर लोग हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन एज इदारे के तौर पर कराची प्रेस क्लब में हमने जो लोग भी, यानी जो हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, जो लोग भी थे जिन्होंने के आज़ादी सहाफ़त पर कदगम लगाई और जो उसकी तो उनको हमने, आपको यकीन आएगा इस बात पर कि भुट्टो साहब का दाखिला बंद था प्रेस क्लब में। अच्छा, कराची प्रेस क्लब में? कराची प्रेस क्लब में जब वज़ीर आज़म थे, उसकी बात कर रहा हूँ। वज़ीर उनकी बड़ी हसरत थी, उनको बड़ा शौक था, लोग बहुत लॉबी करते थे कि साहब वो भुट्टो साहब जो है वो उनको, हमने उनका दाखिला बंद रखा था। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने, भुट्टो साहब ने जो प्रेस जो थी आज़ादी सहाफ़त का जो गला घोटा है भुट्टो साहब ने, वो किसी और से कम नहीं था वो। अच्छा। हाँ, भुट्टो साहब के दौर में जो है वो बिल्कुल सहाफ़त आज़ाद नहीं थी, बहुत और हमने बड़ी तहरीक चलाई। मैं जेल गया उसके लिए। अच्छा। बरना साहब की क़यादत में हमने जब एक जेल भरो तहरीक चलाई थी सहाफ़ियों की, तो हमने लाहौर में गिरफ्तारियाँ दी थी, तो मैं लाहौर जेल में रहा, कैंप जेल में रहा मैं 1 महीने। बरना साहब भी थे और कई सौ सहाफ़ी रहे। तो भुट्टो साहब का दाखिला बनता। उसके बाद जब ज़िया-उल हक़ साहब आए, और ज़िया-उल हक़ साहब का ज़माना भी ऐसी था, ज़िया-उल हक़ साहब का दाखिला बनता। ज़िया-उल हक़ साहब बहुत चाहते थे कि साहब वो कराची प्रेस क्लब, क्योंकि कराची प्रेस क्लब का उदाहरण उस वक्त एक बड़ा नाम ठीक था। है, बिल्कुल। तो वो चाहते थे ज़िया-उल हक़ साहब के साथ वो आकर जो है वो खिताब करें आके कराची प्रेस क्लब में, और उनको दावत दी जाए उनको बुलाने की। और मुझे याद है उनके वो जो DG ISPR थे, उनके जो प्रेस देखते थे, क्या नाम था उनका, ब्रिगेडियर सहूलत क्या थे वो, जो कि ज़िया साहब के साथ ही जो कि क्रैश में उनका, तो वो जो थे वो अक्सर प्रेस क्लब आते और लॉबी करने के लिए किसी तरह ज़िया साहब। अच्छा, ये रामवार और आना कभी नहीं हमने, हालांकि सदर थे, माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त कौन बंद कर सकता है किसी वज़ीर आज़म का दाखिला। भुट्टो साहब के ज़माने का तो मुझे वाक़या याद है। भुट्टो साहब की काबीना के एक वज़ीर, नई काबीना बनी तो उसके एक नए वज़ीर इत्तलात मुकर्रर हुए थे, अपने क्या नाम है, मीर, क्या नाम था, खुशी हसन मीर नाम, मेरे आजकल याददाश्तें हो गई। तो वो वज़ीर इत्तलात बने, तो वो आए हुए थे, कराची में ही मीटिंग थी। तो वो कराची में इत्तेफाक से मैं और मेरे दोस्त थे मसूद हैदर, जो कि सेक्रेटरी थे उस वक्त प्रेस क्लब के, हम दोनों इत्तेफाक से एल्फेंस स्ट्रीट पे जा रहे थे, तो कहीं दुकान में शॉपिंग कर रहे थे। तो उनसे भी सलाम दुआ हुई उनसे। तो हमने ऐसे ही उनको कह दिया कि भाई आप आइए किसी वक्त चाय पे हमारे यहाँ। वो फ़ौरन, यानी उनके लिए तो एक बहुत बड़ा वो था कि साहब कहाँ भुट्टो साहब का दाखिला बने, और मुझे इन्होंने बुला दिया है। वो हमारे लिए मसला हो गया। अब हमने बाद में बहुत कहा कि भाई हमने इनको बुला लिया तो बड़ा एक सियासी मसला हो जाएगा, हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, और उनकी काबीना का वज़ीर जो है वो आ जाएगा। वो शाम को पहुँच गए। अच्छा। तो वो हमने फिर उसका इलाज ये निकाला कि उनको हम ऊपर, जहाँ हमारे शतरंज खेली जाती थी, जी, हम वहाँ ऊपर उनको बिठा के चाय वाय पिलाई, और एक शतरंज की बाजी, वो गाजी सलाउद्दीन साहब जो है वो शतरंज के खेलने वहाँ आया करते थे, तो उनके साथ एक शतरंज की बाजी करा के उनकी तस्वीर शुरू हुई, और उनको हमने रुखसत कर दिया, कोई उनकी हमने नहीं की। तो बात यह है कि वो ज़माना था। अब ज़माना बेहद बदल गया। उस वक्त 300 साढ़े 300 मेंबर होते थे साहब। अच्छा, मेंबर बनना आसान नहीं था प्रेस क्लब का। अच्छा। बहुत मुश्किल काम था। यानी जब तक कि आप वो तमाम मेरिट पर ना उतरते हों, आपकी सहाफ़त का तजर्बा और आपका ये सब चीज़ें जो हैं वो ना हो, तो आपको जो है वो रुकनीत मिलती थी। ये बहुत पहले की आप बात बता रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया ना कि मैं 1980 में चला गया था, तो मैं उस ज़माने की अपनी बात करूँ। अब तो आप जो है वो, अब तो हमने ये भी देखा है कि वो जो
खुद साख्ता आप पर्चे निकालते हैं वीकली, नहीं, हर आदमी वो बन जाता सिर्फ है कार्ड आके। लगाने के लिए, और आप ये देखेंगे जगह जगह आप जाएं वो पुलिस को कार्ड दिखाने के लिए जी मैं सहाफ़ी हूँ। बिल्कुल। देखिए अब मैं तो अब अच्छा मैं तो आता हूँ तो प्रेस क्लब ज़रूर जाता हूँ, आदतन जाता हूँ, तो वो तो बिल्कुल अजनबी सा लगता है। कुछ पुराने लोग, अच्छा बहुत से हमारे ज़माने के लोग जो हैं वो गोशा नशीन हो गए, इंतकाल हो गया बहुत से लोगों का, तो वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब तो देखिए ना, अब इस वक्त कोई तकरीबन 2000 मेंबर हैं प्रेस क्लब के। जी हाँ, जगह वही 1800 कुछ मुझे बता रहे थे, अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो उनके वो मेरे दोस्त हैं बहुत अपने फाजिल जमीली, जी जी, वो मैं उनसे पूछा था, वो बता रहे थे कि तकरीबन 1800 समथिंग कुछ बिल्कुल मेंबर अच्छा हैं। शाद भाई, मैं एक बात और मालूम करना चाहूँगा और फिर आपकी इजाज़त से वक्फे पर जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप हुआ करते थे कराची प्रेस क्लब में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने से कबल, तो उस वक्त भी ये जो सहाफ़ियों के लिए प्लाटों के सिलसिले होते थे वो, और फिर ये जो हुकूमती सतह पर ग्रांट है, उस वक्त भी ये मामला हुआ करते थे? नहीं देखिए, हमारी तो कराची प्रेस क्लब की तो सरकारी ग्रांट जो थी ना वो तो बंद थी। अच्छा, भाई आप उसके मुल्क के वज़ीर आज़म को या मुल्क के फौजी आमिर सदर को जो है उसका आपने दाखिला बंद किया हुआ है, तो आपको कहाँ से ग्रांट कहाँ से मिलेगी आपको? ठीक है। हमारी जो सारी एक आमदनी थी वो उसकी कैंटीन थी, एक छोटी मोटी और बहुत ही सस्ती कैंटीन थी, और या मेंबरशिप से होती थी या कुछ प्राइवेट सेक्टर से हम कुछ ना कुछ जो है वो बिल्कुल। मैंने ये सवाल यूँ कायम करने की जसारत की कि अभी मैं गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर उस पर देख रहा था कि पता नहीं 5 या 10 करोड़ की ग्रांट गवर्नर ने, और इस तरह से जो भी गवर्नर आता है या कोई आता है तो वो इस तरह से करोड़ों में प्रेस क्लब को ग्रांट उनके देते हैं, और फिर सालाना बंदी भी। तो वो जो ग्रांट है वो असल में इस्तेमाल कहाँ होती है? मैं ये जानना चाह रहा था कि चूँकि सहाफ़ी तो तमाम जो है किसी न किसी शोबे से वाबस्ता हैं, यानी जॉब कर रहे हैं किसी न किसी इदारे से, तो उस ग्रांट का इस्तेमाल क्या आप किस तरह किया करते थे, या उसका इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए? देखिए मैंने भी यहाँ सुना है, देखा है और बताया भी है दोस्तों ने, जो कि काफ़ी आजकल बहुत करोड़ों में इनका 5 करोड़ की दमाद कहीं से मिली है, कहीं से। असल में क्या है कि आज की जो हुकूमतें हैं ना, उनकी जो वो क्योंकि डरती वरती भी हैं सहाफ़ियों से, उन्हें खुश रखने के लिए कोशिश करती रहती हैं। असल में ये वो ग्रांट नहीं, वो रिश्वत है। हाँ बिल्कुल, सहाफ़ी कुछ बोले यकीनी। देखिए कराची में मैं आप जैसे भी पहले भी जी जी कह चुका हूँ बार बार कि हमने कभी समझौता नहीं किया था, प्रेस क्लब ने कभी ग्रांट के लिए हुकूमत से समझौता नहीं किया बिल्कुल कभी, और ना ब्लैकमेलिंग की कि हमारी ग्रांट बन जाए और कोई इंफ्राई तौर पे जो कर रहा है वो कर रहा हूँ, लेकिन हमने इदारे को बहुत एक ऐसे मुकाम पर एक तकद्दुस कायम रखा था बिल्कुल। तो उस वक्त जो था तो उस वक्त यही था कि हम जाकर देखिए, ये किसी लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये जो बिल्डिंग है प्रेस क्लब की पुरानी, ये एक आगा खानी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन थे, वो एक बड़े, उनकी बिल्डिंग थी, प्रॉपर्टी थी, उनकी प्रॉपर्टी थी ये, और प्रेस क्लब ने इसको किराए पे लिया हुआ था। अच्छा, और इसका किराया कौन देता था? आगा खान। क्या कहने था, वाह। आगा खान इसका किराया देते थे अपनी तरफ से अपना सपोर्ट करने के लिए, और हमने बड़ी उस ज़माने में कोशिशें की उन्होंने बड़ी कोशिशें की जो उसके मालिक थे, क्योंकि आपको ने जगह देखी ना कैसी, बिल्कुल सेंटर, अरबों रुपए की जगह, बहुत बड़ी उसकी जगह है, तो बहुत नज़रें थी। तो उन्होंने बहुत कहा कि इसको आप खाली कर दें, हम जितने पैसे देंगे हम आपको एक नया प्रेस क्लब कहीं बना देंगे, ये कर देंगे। तो वो हमने कभी, मैं भी उसमें शामिल रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं प्रेस क्लब का जब तक रहा ऑफिस बेयर रहा हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट तक रहा हूँ। गवर्नर बॉडी में तो मैं होता ही होता था, उसकी कमेटियों के चेयरमैन भी रहा हूँ मैं बहुत बार, तो मैं भी शरीक था उस गुफ्तगू में। जब आगा खान यहाँ आए थे तो उनको हमने ख़ास तौर पर हमने प्रेस क्लब में बुलाया था, विजिट करवाया मेरा, बल्कि उनसे एक अलग भी इंटरव्यू हुआ था, मेरी तस्वीर भी है उनके साथ एक अलग से बड़ी। तो वो फिर उसमें हमने यही कोशिश की थी कि भी हमें किसी तरह वो ये प्रेस क्लब जो है हमारे नाम जो है वो हो जाए। तो वो बाद में फिर हो गया होगा, मैं तो खैर मुझे नहीं मालूम है उसका प्रोसेस, लेकिन मैं चला गया था। जब तक आप थे तो तब तक लीगली नहीं हुआ नहीं था, ये बातचीत चल रही थी। हमारे एक सबीउद्दीन गौसी इंतकाल हो गया, बड़े मशहूर सहाफ़ी थे, वो सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट भी थे प्रेस क्लब के, तो उन्होंने उन ज़माने में काफ़ी, तो
इसलिए भी हो गई कि उसके जो मालिक उनको मालूम था कि ये खाली तो नहीं करा सकते। बिल्कुल जाहिर है। सहाफ़ियों से कौन खाली कराएगा प्रेस क्लब को? आप कुछ भी कर लीजिए आप, ना ही आप उनको प्रेस क्लब जो है अगर कोई उनसे समझौता कर लेता कि जी कहीं और जगह दे दे, फला कर दे, तो वो सहाफ़ियों में उनकी तो एक आपको अंदाज़ा लगाइए कि होगी कि साहब प्रेस क्लब को बेच दिया, यानी ये इस तरह की मैंने जो ये सवाल कायम करने की जिसारत की और उस पर आपसे बेहतर कोई अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता, उसका सबब यही था कि हम आज भी कुछ सहाफ़ियों को देखते हैं जो संजीदगी से फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और वो माली तौर पर बिल्कुल गैर मुस्तहकम दिखाई देते हैं बेशतर। यानी जैसे कराची प्रेस क्लब में अगर 1800 सहाफ़ी हैं और उसमें कई तो वैसे ही बना लिए गए ताल्लुकात पर, वो हमारे सामने के बिल्कुल है, तो लेकिन वो जो करोड़ों की ग्रांट है वो मेरे ख्याल है वो ऊपरी सतह के जो लोग हैं 4-5 लोग उन्हीं तक महदूद रहती है, वो नीचे तक आती नहीं है आम सहाफ़ी तक, उसका बेनिफिट नहीं आता। मुझे बिल्कुल, मैं इस बारे में बिल्कुल इसलिए नहीं बता सकता कि मुझे इल्म, मैं यहाँ पे हूँ नहीं और मुझे इल्म नहीं है कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऊपर वाले कुछ, मतलब ये कि मेरा ख्याल है कि वहाँ पर निज़ाम अच्छा मजबूत है, पूरी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है पूरे, और उसके जो भी अखराजात होते हैं, लेकिन ये ज़रूर सवाल है कि वो सही मद में खर्च हो रही है या नहीं, मतलब ऐसे किसी मद में जिसका के फ़ायदा सहाफ़ियों को पहुँचे, तो वो अगर सिर्फ एक इमारत पे कलर करा लेने के लिए ग्रांट नहीं, इमारत पे बहुत खर्च हो रहा है। मसलन मैं देख रहा था, अभी मैं गया हूँ तो पीछे कोई ऑडिटोरियम बन रहा है बड़ा, एक 200 लोगों का बड़ा एक, और इस तरह की चीज़ें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर वो खर्च बर्च करते हैं। बाकी ये है कि सहाफ़ियों की इमदाद वगैरह, हाँ वो सिलसिले इनके माहाना वज़ाइफ बांधने चाहिए, सहाफ़ियों के लिए कोई अवार्ड्स हों, कोई कोई ऐसे सहाफ़ी जो वजीफे उनके बांधे जाएं सहाफ़ियों के, और मतलब होना चाहिए, वो मेरा ख्याल है कि कभी भी नहीं रहा। तो वो तो मुझे वाकई आजकल के मामला, शाद भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम हमारा कतन सहाफ़त मौजू नहीं था, लेकिन आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं मौजूद, तो हम ये चाहते थे कि आपकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करें। आप अगर इजाज़त दीजिए तो आपकी इजाज़त से एक वक्फ़े पर जाते हो, दोबारा आकर आपसे कलाम भी समाअत करते हैं और मज़ीद गुफ्तगू का शरफ़ हासिल करते हैं। ज़रूर। नाज़रीन कराम, दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियत जनाब अशरफ शाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो खूबसूरत इल्म से लबरेज़ गुफ्तगू आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रहे थे। इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर शाद साहब से और ख़ूबसूरत गुफ्तगू समाअत करते हैं। मैंने फिर एक नावल लिखना शुरू किया था जो मेरे जहन में था बहुत ज़माने से। अच्छा, मैं उसमें उस नावल में मैंने, क्योंकि मैं मुख्तलिफ मुल्क दर मुल्क रहा, अमेरिका में रहा, जब पाकिस्तान छोड़कर गया कई साल अमेरिका में रहा, मिडल ईस्ट में रहा बहुत साल, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में रहा, तो वो मैंने वो कहानियाँ थी जो कि बेवतनी की कहानियाँ लोगों की, मेरी नहीं थी वो कहानी। यानी मैंने, वो लोग ये समझे कि शायद मैंने कोई अपनी खुद लिखी है, अपनी कहानी लिखी है, उसमें वो मेरी बिल्कुल कहानी, लेकिन जो कहानियाँ थी लोगों की इर्द गिर्द फैली हुई, कि जो लोग भारत से आए, कुछ लोग जहाँ से भी आए, उन्होंने जिस तरह का फिर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आने के बाद तो उस सेटिंग में कहानियाँ थी, वो फिर वो लिखी गई किताब। और मेरा, जब मैंने किताब मैंने उसके पहले एडिशन के पेश लफ्ज़ में ये लिखा भी था कि भी मैं कोई बड़ा अदबी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ नावल, क्या एक वजह ये भी है, नावल एक मुश्किल काम है, और उसके नावल 2 तरह के नावल होते हैं ना, एक तो बिल्कुल क्लासिकी तर्ज के एक अदबी नाम जो अंग्रेज़ी अदब में भी कहलाता है ना, एक तो लिटरेरी नावल्स होते हैं, एक पॉप नावल्स, यानी एक जो ऐसे नावल जो कि एक लोगों की में पॉपुलर हो, लोग पढ़ें शौक़ से और बड़ा हल्का हो क़ारिन का। तो मैंने इस दावे के साथ शुरू किया था कि मैं एक ऐसा नावल लिखना चाहता हूँ जो कि जिसकी कि आम क़ारीन तक रसाई भी हो, और जो कि आम क़ारी जिसे पढ़कर जिससे लुत्फ़ मिले। और मैं कहानी लिखना मैंने बिल्कुल कहा कि भी मैं कहानीकार के तौर पर, उसमें कहानियाँ, तो मेरा पहला ये नावल जो था बेवतन था, तो उसमें वो कहानियाँ जो थी सारी मैंने समोधी थी बहुत सी वक्त की, और उनकी जो निटिंग थी बड़ी, यानी मैंने क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एडिटर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि भाई किस तरह जो है वो कहानी को चुस्त रखा जाए, किस तरह के पढ़ने वाले के लिए। तो उसकी जो सबसे बड़ी खूबी शुमार हुई बेवतन की, और हर तरह के लोग पढ़ने वालों में, अच्छे
बड़े हमारे अदबा भी और जी, दानिश्वर भी और ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा, तो वो उन्होंने जो है वो उसकी जो रीडेबिलिटी थी उसकी, उसको बड़ा, यानी कि वो जब शुरू करते हैं, कोई 800 सफ़े की किताब थी, 800 सफ़े की, तो जब वो शुरू करके कहते हैं कि वो छोड़ नहीं पाते थे उसे, यानी उसमें इतनी इख्तिताम नहीं कर पाते उसका थी कहानियाँ। तो वो फिर हुई उसी ज़माने में। एक हमारे जो दोस्त थे जिन्होंने छापी थी मेरे लिए वो किताब, शमसी साहब, जी जी जिनका बैमिनो सैनमा था और जी जी एक काशिफ सेंटर की इमारत जिनकी है, जी उन्होंने जो छापी थी, मेरे दोस्त थे पुराने, तो उन्होंने वो फिर जब ये एक एकेडमी ऑफ लेटर्स की जो ज़माने में एक बहुत बड़ी एक अवार्ड्स की वो हुई, ऐलान हुआ था, तो उसमें वो उन्होंने जमा करा दी ऐसे कि भाई ये कर दीजिए। तो वो उसको फिर अवार्ड भी मिल गया, उसको बेहतरीन नावल का अवार्ड मिला था उस वक्त किताब को। तो उससे फिर मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वरना मुश्किल होता है ना, यहाँ आपने फिर एक आदमी हज़ारों मील दूर बैठा हुआ आदमी है, तो उसकी नामुमकिन ही है। नावल आए तो वो होगी, नावल अच्छी हो या बुरी हो वो तो फैसला बात का है, पहले तो लोग पढ़े ना उसको तो वो अब तो वो हम बेनाम रह जाते शायद, एक नावल के हम नावल निगार रह जाते, लेकिन उस वक्त जो इसका अवार्ड हुआ वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था। अच्छा, उसकी तकरीब ऐसी थी कि जो कि टीवी पर बराह रास्त चली थी, उस ज़माने सिर्फ पीटीवी होता था, पीटीवी पर कोई 2 घंटे की तकरीब बराह रास्त चली थी। प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे, नवाज शरीफ थे उस ज़माने में जिन्होंने अवार्ड दिया था, और उसको जो मुंसिफीन थे वो भी सब बड़े लोग थे, यानी कोई ये नहीं था कि किसी इसी तरह उन्होंने इनाम दिया हो। उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब थे, अहमद इम कासमी साहब थे, शौकत सिद्दीकी साहब थे, यानी प्योर अदब की बुनियाद पर वो तकरीब रखी गई थी, ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं, जैसा कि अब हो रहा है। तो मेरे ताल्लुकात वहाँ से कहाँ, मुझे जानते भी थे लोग, तो एक साफ़ी की हैसियत से जानते होंगे। तो बहरहाल उसको अवार्ड मिला, तो उससे ये हुआ कि मेरी एक नावल निगार की हैसियत से मेरी शनाख्त फ़ौरन ही नाम सामने ताकत से आया। फिर पब्लिशर भी आ गए कि भाई किताब दी है, तो फिर मुझे एक अच्छा पब्लिशर भी मिला उन्होंने कि फिर मेरी किताबें जो हैं वो, उसके बाद मैंने फिर यानी बेवतन के बाद, अच्छा फिर मैं क्योंकि एक साफ़ी की हैसियत से मेरे पास बहुत कहानियाँ, बहुत मवाद था जी जी, और मैं जो एक मगरबी अंग्रेज़ी, क्योंकि मेरा अंग्रेज़ी नावल पढ़ने का बहुत मेरा यानी बेतहाशा पढ़ता था। मैं 1974-75 में मैं 1 साल यूरोप में रहा, सहाफ़त की ट्रेनिंग के लिए गया था मैं बुडापेस्ट में। मैं तकरीबन 1 साल रहा, तो उस ज़माने में मैंने बहुत पढ़ा। न्यूयॉर्क में फिर रहा, मैं गया तो वहाँ भी बहुत, तो मेरे वो जो एक मॉडल था एक अंग्रेज़ी नावल का, एक पॉलिटिकल फिक्शन का, वो फिर मैंने उसको बुनियाद बनाकर फिर यहाँ के हवाले से फिर वज़ीर आज़म लिखी, उसके बाद फिर सदर मोहतरम लिखी मैंने, उसके बाद फिर जज साहब लिखी, फिर मैंने टीवी एंकर उन पर एक नई किताब, आखिरी नावल जो था, तो वो फिर सिलसिला चलता गया और फिर थोड़ी बहुत पजीराई भी हुई, लोगों ने पढ़ा भी, और एक मेरी, लेकिन मैं उसकी बुनियाद बेवतन ही थी, जिसने कि एक मुझे नावल निगार के तौर पर मुझे मुतारिफ भी कराया, और तो उसके और मुझे एक हौसला भी मिला, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बहुत हमें तो बहुत खुशी हुई, खा के इसमें से बहुत सी चीज़ें हमारे इल्म में पहले से थी, लेकिन आपने मज़ीद इल्म में इजाफ़ा फरमाया, और ख़ास तौर से जो आपने अवार्ड के ताल्लुक से, नावल के ताल्लुक से आपने आगाही दी, और ये बड़ी खुशी की बात है। और हम दुआ गो हैं कि आपकी दीगर तसानीफ़ जो हैं उन्हें भी इसी तरह अवार्ड से नवाजा जाए। और हमारी ख्वाहिश ये भी है कि चूँकि शायद भाई उस ताकत से, जिस मेहनत से, जिस लगन से आप तख्लीकी काम अंजाम दे रहे हैं, अब हमें वो बहुत कम ऐसी शख्सियात दिखाई देती हैं जो इतना इन्वॉल्व हैं अदब में, लिखने पढ़ने में इतना इन्वॉल्व हैं। और ये बड़े हमारे लिए तो खुशी की बात यह है कि आप इतना अहम काम कर रहे हैं और इसे तसलसल से कर रहे हैं, इसे कहीं ऐसा नहीं है कि आपने रोका हो। और हम ये भी चाहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी इस ताल्लुक़ से भी इस बात पर डालिए कि मजमूई तौर पर, चूँकि एक उम्र का एक तवील अरसा आपने
ऑस्ट्रेलिया में गुजारा, फिर आप दुबई भी गालिबन या सऊदीया भी रहे, तो ये दुनिया भर में आपके तजुर्बात कैसे रहे? कौन सा मुल्क कैसा लगा अदबी तौर पर, सहाफ़ती तौर पर? देखिए, मैं कोई तकरीबन मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान छोड़ने के बाद, पाकिस्तान छोड़ने से तो खैर पहले अपने सहाफ़त के ज़माने में, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया था कि मैं सहाफ़त की ट्रेनिंग के लिए जब गया था, जी जी, तो यूरोप में मैं रहा, काफ़ी अच्छा। मुल्कों में मैं रहा, ख़ास तौर पर हंगरी में मेरी तबीयत थी। उसके बाद जब मैंने ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की, यानी जब मैं 1980 में जब मेरे रिसाले, मेरा प्रेस सब कुछ बंद हो गया था और ज़िया-उल हक के ज़माने में, जी जी, और मैं ख़ुद भी मैंने कोई 3-1 महीने जेल काटी थी कराची, हैदराबाद वगैरह में, तो वो उसके बाद फिर कुछ दिल लगा नहीं, तो मैं वाहिद तरीक़ा यही था कि निकल जाऊं किसी तरह, तो 1980 से गया। तो उसके बाद से कई मुल्क, यानी ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले भी मैं कई मुल्कों में रहा। अच्छा। अमेरिका में गया था पहले 3-4 साल, अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैं रहा, और वो भी जद्दोजहद का ज़माना था, अदब भी काम तो कोई नहीं हुआ उस ज़माने में बिल्कुल। और वहाँ से फिर मैं बहरीन आ गया, कई साल बहरीन में रहा, फिर कुवैत चला गया, कुवैत के एक अखबार का एडिटर हो गया, वहाँ पे रहा कई साल। कुवैत से फिर हम चले गए थे ऑस्ट्रेलिया, 89 में हम ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया में रहा। फिर बीच में आकर जो आपने मिडल ईस्ट का हवाला दिया, मैं यहाँ यूएई में रहा, कोई तकरीबन 10 साल रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी इनकी यूएई यूनिवर्सिटी, उसमें मैं एकेडमिक एडिटर था, और अच्छा। हमारी जो आजकल एक वज़ीर हैं वफाकी यूएई की, उनका मैं मीडिया एडवाइज़र भी था। अच्छा, तो वो 10 साल गुजारे, फिर वो मैं ख़त्म करके फिर आ गया ब्रुनाई अच्छा। में 3 साल ब्रुनाई में गुजारे। फिर ब्रुनाई के बाद फिर मैं, तो वो हर जगह की अपनी अपनी, जैसा कि आपने पूछा कि हर जगह की एक अपनी अपनी मुख्तलिफ एक वो है, कह लीजिए उनका पेश मंज़र, पस मंज़र जो भी है, हर मुल्कों की का माहौल, उनकी जो है, उनके तजर्बात भी उसी तरह मुख्तलिफ रहे, वो है। लेकिन मुझे एक तो हंगरी का तजर्बा बहुत, क्योंकि वो अच्छा। जब मैं गया था तो वो ज़माना था, शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त, नौजवानी थी भरपूर, और एक सहाफ़ी की हैसियत से भी नाम बनाया था। तो वो मुझे एक मौका मिला, दुनिया भर के सकते, हम कोई 12 मुल्कों के सहाफ़ी थे उस अच्छा। ग्रुप में, ट्रेनिंग में। तो वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के सहाफ़ियों के साथ एक जो वक्त गुजारने का मौका मिला, उसमें अफ्रीका के, लातीनी अमेरिका के और एशिया के और मुख्तलिफ मुल्कों के जो सहाफ़ी थे, वो एक मेरा सबसे अच्छा तजर्बा था। बहुत अच्छा, फिर उस ज़माने में कोई दबाव भी नहीं था कि साहब आपने कोई घर के लिए जो है वो पैसे वैसे कमाने, ये जिम्मेदारियाँ हैं या जिम्मेदारियाँ वैसे। हैं, थी जिम्मेदारियाँ। लेकिन ये कि वो हम, क्योंकि मैं ऑन द जॉब गया था, तो वो हमारी तनख्वाहें तो वहाँ मिलती नहीं, लेकिन यहाँ हमको स्कॉलरशिप मिलता था बाकायदा, बहुत अच्छा, अच्छी जगह रिहाइश थी, बहुत बहुत अच्छा। एक, वो एक बड़ा मेरा अच्छा तजुर्बा था। एक रहा मुख्तलिफ साथियों के साथ। उसके अलावा न्यूयॉर्क मेरा सबसे पसंदीदा शहर अच्छा रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जहाँ रहता हूँ, जो मेरा वहाँ तो एक वतन है, वार्ड वो से मुझे मुद्दे जो है से। ऑस्ट्रेलिया, मैं समझता हूँ सिडनी ख़ास तौर पर सिडनी दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से साफ है। सुथरे शहरों में से, बिल्कुल। और शायद भाई आप हमारे तो साथ आ भी चुके हैं, आपने जी खुद जी देखा भी बिल्कुल, है। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी इजाज़त से एक वक्फे पर जाते हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर हम ये भी चाहेंगे, चूँकि हमारा प्रोग्राम बज़्म शायरी है और आपसे मोहब्बत करने वाले जहाँ आपकी सहाफ़ती कारगुजारियों को और आपकी खिदमात के बारे में जान रहे हैं, वहाँ वो ये भी चाहेंगे कि बतौर तबर्रुक उनकी समाअतों तक आपके अशार भी पहुँचाए जाए, है ना। तो बस हम वक्फे से हाजिर होकर आपको ज़हमत देते हैं कलाम की। नाज़रीन किराम, दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियत जनाब अशरफ शाद हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर शाद साहब से इनका शेरी कलाम समाअत करते हैं। नाज़रीन किराम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू के मुमताज़ लिखारी जनाब अशरफ शाद, जो वक्फे पर जाने से कबल इल्म से लबरेज़ गुफ्तगू आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रहे थे।
हम अशरफ शाद साहब से एक बार फिर दरख्वास्त गुजार होंगे कि वो अपना शेरी कलाम भी पेश करें, और शेरी कलाम से कबल एक सवाल हम और उनकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि मुख्तसर सा उनसे जवाब हासिल करें। शाद भाई, और जैसा कि मैंने आपसे दरख्वास्त की कि आप चाहने वाले, आपकी शायरी से मोहब्बत करने वाले वो मुंतज़िर हैं कि शाद साहब अपना शेरी कलाम कब उनकी समातों तक मुंतकिल करेंगे। और उससे कबल मैं ये भी चाहूँगा कि हम जैसे देखते हैं, हमने पढ़ा, हमने सुना, आपकी साहबजादी नावल के ताल्लुक़ से उनका भी बहुत एक अहम नाम है लिखने वालों में, तो उनकी अदबी काविशात के ताल्लुक़ से कुछ ज़रा बताइए। जी, मुझे बड़ी खुशी ये है कि मेरा जो काम जिस तरह का है उसी हवाले से मेरी बेटी ने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एक अपना सहाफ़ी की हैसियत से भी और एक अदबी हैसियत से भी उनकी कई समन शाद उनका नाम है। अगर आप वो समन शाद को गूगल करें तो काफ़ी चीज़ें उनके बारे में। समन ने एक, क्योंकि वो कोई 10 साल लंदन में रहीं तो वहाँ पर भी वो BBC टेलीविज़न के लिए भी करती थी, और BBC की एक सीरियल है जो कि मेरे ख्याल है पिछले 30-40 साल से एक सोप चल रहा है उनका, सिल्वर स्ट्रीट। जी जी। तो वो उस पर भी लिखती रही हैं। और फिर ये कि उनका एक जो है ड्रामा निगार की हैसियत से एक उनका नाम हुआ। उन्होंने एक कैमरा कह रहा हूँ मैं, एडनबरा में जो एक फ्रिंज फेस्टिवल होता है उसमें भी उनका एक प्ले जो है वो एक जो है वो चला। तो वो एक उनकी एक शनाख्त जो थी एक ड्रामा निगार के हैसियत थिएटर के हवाले से भी काफ़ी हुई। अभी हाल ही में सिडनी में एक उनका प्ले चला है एक, जो कि वो भी कोई तकरीबन 2 हफ्ते हाउसफुल उसका वो रहा। लेकिन नावल उनका एक नावल उन्होंने लिखना शुरू किया, तो वो अभी एक नावल उनका पिछले 2 साल से थी। आपको पता है कि वहाँ जो बाहर मसला ये है कि जो पब्लिशर हैं बड़े, जब तक वो आपका नावल ना छापें तो, और जब वो अगर आपका कोई नावल एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो फिर वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उनके यहाँ तो बहुत एक यहाँ की तरह नहीं है जिसके मन में आए वो लिख ले। और जब मेरी बेटी ने तकरीबन 3 साल पहले वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और 3 साल से, और ये जो है पेंगुइन सबसे बड़ा एक इस वक्त का इशाती इदारा है, तो उन्होंने माफ़ कीजिएगा, उन्होंने पेंगुइन ने जो है वो छापा। तो तकरीबन 3 साल से वो मुख्तलिफ मराहिल एडिटिंग और री एडिटिंग के और ये सब चल रहे थे। और तो अब वो अभी जो है वो एक तैयार हुआ है, लॉन्च मार्केट में, बल्कि उसका ऑनलाइन तो वो ऑलरेडी ऑनलाइन उसके जो है ऑर्डर्स वगैरह भी ले भी रहे हैं। 9 तारीख को उसका जो है लॉन्चिंग 9 फरवरी को, 9 फरवरी को वो लॉन्च हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद फिर वो बाकी जगहों पे जाएगा। उसके साथ ही एक अमेज़न वाले जो है, अमेज़न सबसे बड़ा आपको मालूम है, उन्होंने उनका एक है ऑडिबल, बोलती किताब है, उसका मैंने तर्जुमा किया है जैसे। तो वो ऑडिबल जो है वो एक उसके लिए भी उन्होंने उसका एक नावल जो है, लेकिन वो किसी पुराने नावल को उसको रिकॉर्ड करके बताने का वो नहीं करते, वो अपना ही नावल। तो एक नावल समन का ऑडिबल पर भी जो है वो आ रहा है। तो माशाल्लाह बड़ा, और बल्कि हम तो ये भी चाहेंगे कि इंशाल्लाह हमें ये शरफ हासिल हो कि जिस तरह से आज यहाँ मौजूद हैं इसी तरह वो यहाँ मौजूद हों और उनका भी इंटरव्यू करें। जैसा आपने साहबजादी के ताल्लुक़ से बताया, और माशाल्लाह से वो एक होता है ना कि जो घर की तरबियत होती है उसके मुकम्मल असरात उन्होंने अपनी शख्सियत पर लिए, और एक मज़बूत नाम उन्होंने बनाया आपकी मौजूदगी में। शायद मैं ये भी चाहूँगा कि वो हज़ारों लाखों लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपकी शायरी से मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप अपना शेरी कलाम हमारी समात और उनकी समातों तक बतौर तबर्रुक कुछ पेश कर दीजिए। जी बिल्कुल। मैं एक पिछले दिनों मैं थोड़ा सा
सेहत के मसाइल का जी जी शिकार रहा, कुछ डिप्रेशन की। एक आध मेरी छोटी छोटी एक दो नज़में उस जी, हवाले से। ज़रूर एक तो अता कीजिए। ये तो खैर पुरानी नज़में, एक जिंदगी के सब बखेड़े काट कर, वाह, जिंदगी के सब बखेड़े काट कर उम्र की सरहद पे बैठा एक शख्स, हाँ हाँ, उम्र की सरहद पे बैठा एक शख्स, आखिरी सांसों की गिनती में मगन। मैंने उससे पूछा ए नफस, हाँ हाँ, मैंने उससे पूछा ए नफस, जिंदगी का कुछ तारुफ तो करा, हाँ हाँ, ये बता कि जिंदगी आखिर है क्या, हाँ हाँ, क्या कहने, ये बता कि जिंदगी आखिर है क्या। गूंज थी उसकी कि आवाज़े जरस, हाँ हाँ, गूंज थी उसकी कि आवाज़े जरस। बात सादा सी है ये, मौत तक का फासला है वाह। जिंदगी, बहुत अच्छे, मौत बहुत तक का फासला है क्या जिंदगी। कहने, क्या कहने, तो उसी वाह। तरह एक और उसी ज़माने में जो मैं रहा अस्पताल में और डॉक्टरों की छुरियों के नीचे, जो कुछ भी हुआ पहली बार हुआ, पहली बार खुद से इतना प्यार हुआ, क्या कहने, पहली बार खुद से इतना प्यार हुआ, मरना तक दुश्वार हुआ, वाह, मरना तक दुश्वार हुआ। मौत की देवी पहली बार जुल्फ़े खोले सर पे खड़ी पूछ रही थी, क्या सोने की तैयारी है। क्या कहने, क्या कहने, मौत की देवी पहली बार जुल्फ़े खोले सर पे खड़ी पूछ रही थी, क्या सोने की तैयारी है। मैंने दिखाकर हाथ की रेखा उससे पूछा, कितना वक्त बाकी है। क्या कहने, क्या कहने, मैंने दिखाकर हाथ की रेखा उससे पूछा, कितना वक्त बाकी बहुत है। अच्छे, वो उस वक्त कुछ ऐसे ही लग रहा था कि वक्त अब बाकी रहा नहीं है। वाह वाह वाह, बहरहाल, तो ये एक गज़ल में आपको कुछ ताज़ा जी ज़रूर अता सुनाता हूँ, कीजिए, बजाय पुरानी चीज़ तो कई दफ़ा मेरा ख्याल है कुछ जी, आपके जी, यहाँ, अता लेकिन कीजिए। एक आध गज़ल है जो मैं एक देखिएगा मुख्तलिफ सी एक गज़ल है, मतलब देखिए जी। कि अनदेखे वाक़यात से है मुझको इख्तलाफ, वाह, अनदेखे वाक़यात से है मुझको इख्तिलाफ। इख्तलाफ, तख्लीक़ कायनात से है मुझको बहुत इख्तलाफ, अच्छे, वाह 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 वाह, अनदेखे वाक़यात से है मुझको इख्तलाफ, तख्लीक़ कायनात से है मुझको इख्तलाफ, है उसको इख्तियार मेरी ज़ीस्त पर मगर, वाह, है उसको इख्तियार मेरी ज़ीस्त पर मगर, उसकी हर एक बात से है मुझको इख्तिलाफ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसकी हर एक बात से है मुझको इख्तलाफ। और एक ज़ख्म आरज़ू जो मेरे दिल पर है मुहीत, वाह, एक ज़ख्म आरज़ू जो मेरे दिल पर है मुहीत, उस ज़ख्म बेसिबात से है मुझको इख्तिलाफ। बहुत इख्तिलाफ। अच्छे, बहुत अच्छे, उस ज़ख्म बे और शेर उसका देखिए कि मोहरे तो पिट रहे हैं मगर शाह बच गया, क्या कहने, मोहरे तो पिट रहे हैं मगर शाह बच गया, शतरंज की बिसात से है मुझको इख्तिलाफ, क्या इख्तिलाफ। कहने, क्या कहने, शतरंज की बिसात से है मुझको इख्तिलाफ। और जो आमिरों की मदहो सना में रकम करें, जो आमिरों की मदहो सना ही रकम करें, ऐसे कलम दवात से है मुझको इख्तिलाफ, बहुत इख्तिलाफ। अच्छे, बहुत अच्छे, और कि जिन हादसों का शाद तसलसल है ज़िंदगी, बहुत अच्छे, जिन हादसों का शाद तसलसल है ज़िंदगी, उन सब के इर्तबात से है मुझको इख्तिलाफ, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जिन शाद हादसों भाई, का शाद तसलसल है खूबसूरत, ज़िंदगी, वाह वाह वाह, उन खूबसूरत सब आपने के गज़ल, इर्तबात से है वाह, मुझको इख्तिलाफ। आपने खूबसूरत गज़ल पेश की और आपने मुझसे कहा था कि मैं कलाम ज़्यादा पेश नहीं करूँगा और इसलिए हम आपको जहमत नहीं दे रहे, और आपने बतौर तबर्रुक बहुत मुख्तसर कलाम पेश किया और ख़ूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। और हम ये भी चाहेंगे कि अब जब हम आपको फिर एक बार दरख्वास्त गुज़ार हों और जहमत दें तो तादेर आपसे हम आपका शेरी कलाम समाअत करें। यकीनन मेरा ख्याल है कि
इस दफ़ा कुछ सहाफ़त पर जी हाँ, बात, आपकी बज़्म शायरी है और सहाफ़त पर गुफ्तगू ज़्यादा हो गई है ठीक और है। नावल पर, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा दफ़ा सिर्फ शायरी पर बात शायरी करेंगे इंशाल्लाह अगर ज़रूर मौका मिला, नहीं इंशाल्लाह ज़िंदगी ज़रूर, रही। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर, बेबदल सहाफ़ी, एक ऐसे नावल निगार कि जिनका अब कोई सानी नहीं है, जनाब अशरफ शाद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।